Hello students, welcome in the second part of our topic money. ओके तो फर्स्ट पार्ट में हमने मनी को कन्वर्ट करना और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, साथ ही साथ मल्टीप्लाई और डिवीज़न करना किसी एक नंबर से सीखे थे हम लोग फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। और तो ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तो इस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जैसे ये कन्वर्जन ऑफ मनी, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, ठीक है। तो ये सारे सिंपल टॉपिक्स हैं, इस पर अब हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और एस्टिमेटिंग मनी को एस्टिमेट करना, ठीक है ना, यानी राउंड ऑफ करना। तो राउंड ऑफ करना जो हम लोग ऑलरेडी सीखे हुए हैं नंबर्स में, उसी रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना वर्ड प्रॉब्लम से। तो जैसा कि मैं हर बार आप लोग को बताता हूँ कि जब भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो तो सबसे पहले उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। तो पढ़ते हैं, इसको समझते हैं क्या लिखा है। कहता है एट ए रिटेल आउटलेट। रिटेल आउटलेट मतलब जहाँ पे आप जो शॉप्स है समझ लीजिए, वैसा ही कुछ है ना, जहाँ पे आपको कोई भी सामान मिल जाता है, रिटेल आउटलेट। रीता बॉट फ्रूट्स फॉर रुपीज़ 223.50, ठीक है ना, एंड वेजिटेबल्स फॉर रुपीज़ 148.50। रिटेल आउटलेट पर रीता जो है वो कुछ खरीदती है सामान। क्या खरीदती है? तो फ्रूट्स खरीदती है और वेजिटेबल्स खरीदती है। तो फ्रूट्स खरीदती है वो 223.50 रुपीज़ का, और वेजिटेबल्स खरीदती है रुपीज़ 148.50 का। ओके, तो बताना क्या है कि हाउ मच डिड शी स्पेंड, मतलब टोटल कितना उसने खर्चा किया। अब देखिए, जैसे रिटेल आउटलेट मतलब एक तरह से खुदरा दुकान, एक होता है ना जहाँ पे आपको एक दुकान समझ लीजिए, ठीक है ना, रिटेल मतलब खुदरा व्यापारी वाला दुकान। तो ये कितना टोटल खर्चा किया रीता ने, ये हमें बताना है। तो अब जानते ही हैं जब टोटल हम लोग करते हैं तो कैसे टोटल करते हैं। तो पर लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स या अमाउंट स्पेंड ऑन फ्रूट्स। अमाउंट स्पेंड ऑन फ्रूट्स है ना, और फिर अमाउंट स्पेंड ऑन वेजिटेबल्स रुपीज़ 148.50, ठीक है। मतलब फ्रूट्स इतने रुपए का, वेजिटेबल्स इतने रुपए का, तो टोटल स्पेंड अमाउंट क्या हो गया। थस टोटल अमाउंट स्पेंड ओके, प्लस कर लेंगे। टोटल अमाउंट स्पेंड निकालना है तो प्लस ही करेंगे। अब प्लस करिए, so after adding what we get is rupees 372, so this is the answer, ठीक है ना। मतलब हमने क्या किया, हमें टोटल अमाउंट निकालना था जो स्पेंड हुआ है, तो उसके लिए हम लोग प्लस किए और प्लस करने पर जो आया वही हमारा हो गया आंसर। ओके, तब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। मुक्ति परचेस्ड हिंदी बुक्स फॉर रुपीज़ 325.50, ठीक है ना। मुक्ति कोई आपके जैसे स्टूडेंट होगी, वो हिंदी का बुक्स खरीदती है, ठीक है, कितने रुपीज़ में, तो 325.50 रुपीज़ में। और क्या खरीदती है, इंग्लिश बुक भी खरीदती है, और ये कितने रुपीज़ में खरीदती है, तो 420.50 में। और एक चीज़ खरीदती है मैथमेटिक्स बुक्स, मैथ्स का भी बुक खरीदती है वो
रुपीज़ 428.50 में। तो हाउ मच डिड शी स्पेंड ऑन दीज बुक्स, मतलब इन तीनों बुक पर मिलाकर बताना है। तो यहाँ भी हमें वही करना है, प्लस करना है, क्योंकि टोटल हमको खर्चा बताना है हिंदी बुक पर या इंग्लिश बुक पर या मैथमेटिक्स बुक पर, तीनों का मिलाकर कितना उस खर्चा की ये हमें बताना है। तो यहाँ भी हम लोग प्लस ही करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मतलब स्टेटमेंट क्या देना है इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, बाकी प्लस करना तो आपको आता ही है। तो गिवन, उसी तरह से लिखेंगे अमाउंट स्पेंड ऑन हिंदी बुक्स इज इक्वल टू रुपीज 325.50। ठीक है ना। सिमिलरली हम लोग क्या लिखेंगे, अमाउंट स्पेंड ऑन इंग्लिश बुक इज इक्वल टू रुपीज 420.50। ठीक है ना। अब एक बच गया मैथमेटिक्स बुक का, है ना। तो अमाउंट स्पेंड ऑन मैथ्स, शॉर्ट में लिख रहे हैं मैथ्स बुक इज इक्वल टू रुपीज 428.50। ठीक है, तीनों का कॉस्ट हमने लिख लिया। अब हमें क्या बताना है, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑन दीज बुक्स। तो लिखते हैं थस मनी स्पेंड ऑन दीज बुक्स इज इक्वल टू स्पेंड ऑन दीज बुक्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो प्लस कर लेते हैं, 0 + 0 + 0, 5 + 5 + 5 15, कैरी 1, 1 + 5 6, 6 + 8 14, 4, ठीक है, 0 + 0 + 0 0, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 5 कैरी 1, 1 + 5 6, 6 + 8 14, 4 कैरी 1, 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7, 7 + 4 11। मतलब टोटल कितना खर्चा हुआ, तो 1174.50। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। So, coming to the next question. So, I had rupees, next question is, I had rupees 80,875 with me. मतलब मेरे पास 80,875 रुपीज थे। I bought goods वर्थ रुपीज 16,835। गुड्स मतलब होता है कोई भी सामान, ठीक है ना। कोई भी सामान को कॉमनली हम गुड्स कहते हैं, स्पेशली जब हम लोग कोई बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ पे गुड्स कहा जाता है ना, जो सामान खरीदने बेचने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो मैंने गुड्स खरीदा उसका कॉस्ट था 16,835। तो व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विथ मी। द क्वेश्चन इज कि अब मेरे पास कितने पैसे या कितने धन बच गया। तो बहुत सिंपल है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन स्टेटमेंट क्या देंगे ये देखते हैं। गिवन टोटल अमाउंट
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं स्टेटमेंट, ऐसा नहीं कि एज इट इज क्वेश्चन के हिसाब से लिख रहे हैं, हम उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं। यहाँ पे हमें पता है कि टोटल अमाउंट इतना है, तो मैंने लिख दिया टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ₹80,875 एंड अब यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, सिंस I bought goods worth rupees 16,835, therefore the the amount left with me is equal to क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ₹64,040, मतलब इतना अमाउंट अभी भी मेरे पास है। सो दिस इज द आंसर। ठीक है ना। बस देखिए एक्चुअली हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं, और बहुत ही आसानी समझ में आ जा रहा है। लेफ्ट है तो सब्ट्रैक्ट किए हैं, सबका मिलाकर बताना है तो प्लस कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम होती है आपको स्टेटमेंट देने में, तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। इसको ध्यान दीजिए कैसे कैसे हम लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम्स में मेनली हम लोग को इन्हीं बातों का ध्यान देना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए वॉशिंग मशीन, है ना, वॉशिंग मशीन का कॉस्ट कितना है, ₹22,925, एंड दैट ऑफ ए ट्रेडमिल ₹37,950, विच कॉस्ट मोर एंड बाई हाउ मच। मतलब यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो वॉशिंग मशीन है और एक ट्रेडमिल है ना। ट्रेडमिल कोई भी इक्विपमेंट होगा, जैसे वॉशिंग मशीन है कपड़ा धोने काम आता है, वैसे ही ट्रेडमिल भी है कोई चीज़। अभी तो मुझे इसका ध्यान नहीं आ रहा है, बट उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये जानना है कि इसका कॉस्ट इतना है और इसका कॉस्ट इतना है, और हमें क्या बताना है, विच कॉस्ट मोर, इन दोनों में से किसका कॉस्ट ज़्यादा है, एंड बाई हाउ मच, और कितना ज़्यादा। ज़्यादा तो है लेकिन कितना ज़्यादा है, ये हमें बताना है। तो कितना ज़्यादा है ये बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, और किसका ज़्यादा है तो ये हम कंपेयर करेंगे इन दोनों का। ठीक है ना, कंपेयर करना है, जैसे आप लोग कंपेयर करना सीखे हैं दो नंबर्स को कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो वैसे ही कंपेयर करेंगे इन दोनों को, और इन दोनों में जो बड़ा होगा उसी का कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो चलिए कैसे बनाएंगे देखते हैं, क्या स्टेटमेंट देंगे उस पर ध्यान देते हैं। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, गिवन कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, ₹22,925। फिर कॉस्ट ऑफ ट्रेडमिल, ₹37,950। तो अब देखिए ये और ये जो दो नंबर हैं, एक है 37,950 और एक है 22,925, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में कौन बड़ा है। तो ये बड़ा लग रहा है कि 37,000, ये 22,000, 22,000 इज लेस देन 37,000, इट मीन्स 37,000 बड़ा है। तो इस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं एक बार क्लियरली, 37,950 is greater than 22,925। थस अब ये कॉस्ट किसका है, ट्रेडमिल का, तो लिख देंगे ट्रेडमिल कॉस्ट्स मोर। अब कितना,
एंड बाई लिख कर अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 37950 माइनस 22925 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो हो जाएगा 520 5 एंड 1 रुपीज़ 15,025। ओके, मतलब ये ट्रेडमिल का कॉस्ट है वो 15,025 रुपीज़ ज़्यादा है। ओके ओके, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए गिफ्ट कॉस्ट रुपीज़ 2014। एक गिफ्ट है जिसका कॉस्ट है 2014। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 43 सच गिफ्ट्स। एक गिफ्ट का कॉस्ट है इतना रुपए, तो 43 गिफ्ट का कितना कॉस्ट होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आप भी बना लेंगे विदाउट माई हेल्प। आई मीन कि बिना मेरे हेल्प के भी आप बना सकते, बट स्टेटमेंट थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ गिफ्ट रुपीज़ 2014। थर्स cost of 43 such gifts is equal to 43। ठीक है, तो 43 से मल्टीप्लाई करना है। 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4 0 6, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 0 8। ठीक है, अब इसको तो आप एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। तो ये जो आया आंसर 86,602, यही आंसर है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल था, यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि 43 अगर वैसा गिफ्ट खरीदेंगे तो 86,602 कॉस्ट आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ 13 कंप्यूटर्स। 13 कंप्यूटर्स का कॉस्ट जो है वो रुपीज़ 3,07,424 है। ठीक है ना, 3,07,424 13 कंप्यूटर्स का कॉस्ट है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर का कॉस्ट क्या होगा ये हमें बताना है। सो कॉस्ट ऑफ 13 कंप्यूटर्स इज रुपीज। तो इसी बात को हम लोग लिखते हैं गिवन कॉस्ट ऑफ 13 computers is equal to rupees 307,424। मतलब कितना हो रहा है 3,07,424। तो वन का बताना है। तो अब देखिए वन कंप्यूटर कॉस्ट निकालना है, तो वन कंप्यूटर कॉस्ट जो होगा वो ऑब्वियसली कम होगा ना, तो इस कंडीशन में हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, किससे 13 से। तो थर्स कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर इज इक्वल टू रुपीज़ 307,424 डिवाइडेड बाई 13 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे, वहीं मतलब रफ में नहीं करना है, आप जहाँ सॉल्व कर रहे हैं वहीं पे करेंगे। तो 13 2 ज़ा 26, 4 7, 13 3 ज़ा 39, सबट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा 4, 13 6 ज़ा 78, सबट्रैक्ट करेंगे 6 बचेगा, फिर आएगा 2। अब 62 है तो यहाँ पे स्पेस नहीं, तो मैं यहाँ से बना रहा हूँ। ठीक है ना, 62 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब 13 5 ज़ा 65 होता है, तो 5 टाइम्स में जाएगा नहीं, 4 टाइम्स में जाएगा 52, सबट्रैक्ट करेंगे 10 बचेगा। अब क्या आएगा देखिए, 2 के बाद क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 4 लिखिए, तो ये 13 8 ज़ा
104। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा 23648। मतलब एक कंप्यूटर कॉस्ट होगा 23,648। है ना। तो बस थोड़ा कैलकुलेशन लंबा था, बाकी प्रोसेस सिंपल था, केवल डिवाइड किए हैं। अब डिवाइड करने में जितना समय लगा, डिवाइड करने से जो आंसर है वही हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमाउंट ऑफ रुपीज, ये कितना है तो देखिए सेपरेटर लगाइए, तुरंत पता चल जाएगा। 1,53,120 इज टू बी यूटिलाइज्ड टू गिव 24 इक्वल स्कॉलरशिप। मतलब ये अमाउंट है 1,53,120, इसको यूटिलाइज करना है, मतलब इसका यूज कर देना है। कहाँ यूज करना है तो 24 इक्वल स्कॉलरशिप्स में, है ना। स्कॉलरशिप देना है, 24 स्कॉलरशिप्स देना है, और ये टोटल अमाउंट है। इसी को इक्वल इक्वल पार्ट में हमको 24 इक्वल मतलब 24 स्कॉलरशिप्स बांटना है। तो देखिए इक्वल इक्वल हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो यहीं समझ में आ गया हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ ईच स्कॉलरशिप, मतलब वही डिवाइड करेंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। हर एक स्कॉलरशिप का कॉस्ट क्या होगा ये हमें बताना है, मतलब अमाउंट कितना होगा। सॉल्यूशन, given total amounts is equal to a total number of scholarships, या इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, since it is to be utilized in 24 equal scholarships therefore the amount of each scholarship is equal to ठीक है ना। तो जैसे पिछली बार हम लोग डिवाइड किए थे, यहाँ भी डिवाइड कर लेना है, और जो आएगा वो आंसर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, डिवाइड आपको करना है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ऑलराइट, अब आ जाते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सिंपल है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन है, आई परचेज टॉयज फॉर रुपीज दिस मच, कैंडल्स फॉर रुपीज दिस मच एंड स्टेशनरी फॉर रुपीज दिस मच। तीन चीज खरीदे हैं, एक टॉयज, एक कैंडल्स और एक स्टेशनरी, और इसका टोटल कॉस्ट हो गया ये जो गिवन है। मतलब हम इन तीनों अमाउंट को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा हम लोग का, है ना। अब उसके बाद क्या होता है कि हमें ये बताना है कि टोटल कितना स्पेंड किए हम, यानी कि सबको ऐड कर देंगे। अब उसके बाद क्या होता है, आप भी अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी दुकान में जाते हैं, टॉफ़ी खरीद लिए, पेंसिल खरीद लिए, इरेजर खरीद लिए। सपोज कीजिए आपने 5 रुपीज़ का टॉफ़ी खरीदा, 5 रुपीज़ का पेंसिल खरीदा और 4 रुपीज़ का इरेजर खरीदा, है ना। और अब आपका टोटल कॉस्ट हो गया कितना, 5 + 5 + 4 14 रुपीज़। आपने क्या किया कि आपने शॉपकीपर को ₹20 का नोट दे दिया, है ना। तो अब शॉपकीपर क्या करेगा, तो 20 में से जो 14 रुपीज़ है वो माइनस करेगा, और जो बचेगा वो पैसा आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो वही चीज़ सेम है यहाँ पे। अब ये जो है, मतलब मैं जो हूँ इतना सारा चीज़ खरीदता हूँ, इसका टोटल कॉस्ट हुआ, दुकानदार ने बताया कितना पैसा देना है, तो वो अभी हम लोग को ऐड करेंगे तो पता चलेगा। अब क्या करता हूँ मैं कि नोट ऑफ ₹1000, एक नोट देता हूँ 1000 रुपीज़ का, और एक नोट देता हूँ मैं 500 रुपीज़ का। तो
तो दो नोट दिया, एक 1000 का और एक 500 का, तो टोटल कितना हो गया 1500 हो गया। अब कहता है कि शॉपकीपर जो है कितना धन वापस करेगा। अब शॉपकीपर को वापस तो करना पड़ेगा क्योंकि आई हैव पेड 1500, लेकिन जो खर्चा है अगर आप इसको नोट करेंगे तो अराउंड 1100 के आसपास होगा, है ना। 1100 के आसपास इसका अगर आप प्लस करेंगे तो वो आएगा, लेकिन मैंने कितना दिया 1500, तो 1500 में से कुछ रिटर्न करना पड़ेगा ना शॉपकीपर को, तो वो कैसे रिटर्न करेगा, तो वो माइनस करेगा। तो आप समझ गए हैं ऑलरेडी, हमें सबसे पहले ये तीनों अमाउंट को प्लस करना है और फिर 1500 में उसको माइनस कर देना है, वही होगा आपका आंसर। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सॉल्व योर सेल्फ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं एस्टिमेटिंग मनी। मनी को एस्टिमेट करना सीख लेते हैं। तो मनी को एस्टिमेट करना भी वैसा ही है जैसा कि आपने नंबर्स को एस्टिमेट करना सीखा था, है ना, बस यहाँ पे रुपीस लगा रहेगा और कुछ नहीं। तो जैसे सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है, राउंड ऑफ द गिवन अमाउंट टू नियरेस्ट रुपी ठीक ना, रुपी के नियरेस्ट में राउंड ऑफ करना है। अब जैसे ₹5416.80 या 81 है ना, ये आपका अमाउंट है, इसको राउंड ऑफ करना है, तो कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए नियरेस्ट रुपी है, इसको हमको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट रुपी। तो जब नियरेस्ट रुपी में हमको करना हो तो हम इसका केवल देखेंगे पॉइंट हो गया के बाद वाला पार्ट, यानी जिसमें पैसा होता है। आपको ये बताएगा ना, ये 5416 रुपीज़ हो गया और 81 पैसा, तो 81 पैसा वाला पार्ट में हमको देखना है। तो पैसा कितना है, 81 पैसा है। तो ध्यान रखना है कि अगर पैसा 50 से ज़्यादा हो तो हमें क्या करना है, रुपीज़ में 1 ऐड कर देना है। मतलब 5416 में 1 आप ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। दैट्स ऑल, हो गया राउंड ऑफ। एक और देखते हैं, ठीक है। अब इसको भी राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट रुपी। कैसे करेंगे, तो इसका भी हम लोग को पैसा वाला पार्ट देखना है। पैसा वाला पार्ट कितना है, 36 है। तो जब पैसा वाला पार्ट 50 से कम हो, ये 36 50 से कम है, तो 50 जब कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, जितना है वही लिख देंगे, मतलब 2351। ओके, तो ये था क्या, टू नियरेस्ट रुपी। अच्छा, इसी को अगर हमको नियरेस्ट 10 रुपी करना हो तो कैसे करेंगे, समझिए। जैसे नियरेस्ट 10 रुपी अगर करना है ना, इस बार इसको हम लोग को नियरेस्ट 10 रुपी करना है, तो 10 रुपी मतलब 10th प्लेस, 10 रुपी होगा तो 10th प्लेस पर ध्यान देंगे। जैसे अब एक देख लीजिए, ₹5122.86 है, इसको हमको नियरेस्ट 10 रुपीज़ में राउंड ऑफ करना है। तो अब हम लोग यहाँ पैसा पार्ट पे ध्यान नहीं देंगे, है ना, क्योंकि 10 रुपी है तो ये 1th प्लेस पे ध्यान देंगे। 10 रुपी मीन्स 10th प्लेस पे राउंड ऑफ करना, 100 रुपी मीन्स 100th पे राउंड ऑफ करना, 1000 रुपी मीन्स 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ करना। तो जैसे यहाँ पे 10th प्लेस है तो 1st प्लेस पे ध्यान देंगे। 1st प्लेस क्या होना चाहिए, 5 या 5 से बड़ा होगा तो ऐड कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं ऐड करेंगे। यानी कि ये 5 से कम है तो 10th प्लेस में जितना है उतना ही रहेगा, मतलब क्या 512। लेकिन ये 2 का क्या करें, तो इस 2 को हम लोग हटा देंगे और इसके प्लेस पे आ जाएगा 0। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 7429.29। अब इसको हम लोग को पैसे वाले प्लेस से मतलब नहीं, हमको इसके 1st प्लेस से मतलब है। 1st प्लेस मतलब पॉइंट को तो आप पहले ही हटा दीजिए। जब आपको 10th प्लेस पे ये करना है
तो ये वाला तो पहले ही समझिए कि नहीं है, मान लीजिए नहीं है, बस ऐसे ही देखने के लिए है। अब ये वंस प्लेस पे 9 है, तो अभी आपने जाना कि 5 से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, उसके बगल वाले में यानी जो ये 2 है इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 743 हो जाएगा। आइए 9 का क्या करेंगे, तो इसको हटा के 0, ठीक है, मतलब जो प्लेस राउंड ऑफ हो गया उसके बाद वाले जितने भी डिजिट्स हैं सबको 0 करना है, जो कि हम लोग ऑलरेडी सीखे हुए थे किसमें, तो जब हम लोग नंबर्स को राउंड ऑफ करना सीख रहे थे। सिमिलरली वही रूल्स लगेगा, उसी तरह से बनाना है। अब अगर इसी में प्लस करना हो तो प्लस कर दीजिए, माइनस करना है तो माइनस कर दीजिए। ओके, तो इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है एस्टिमेटिंग मनी का ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो एस्टिमेटिंग मनी और वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमने ये जो टॉपिक है मनी उसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे, अगला टॉपिक सीखेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।